वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा कंप्यूटर का पार्ट सेकंड है जिसमें हम हेड असिस्टेंट के कंप्यूटर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको बता दें इससे पहले हमने जीके के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के डिस्कस किए थे। तो आज कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, फॉरेस्ट कलेक्टर एग्जाम्स, आगे फाइनेंस अकाउंटेंट का हमने आज ही स्टार्ट किया है बैच, जिसमें हम 4.5 महीने का बेसिक सिलेबस कवर करेंगे। जो बाकी का एडवांस सिलेबस होगा वो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद कवर किया जाएगा। एमटीएस, टीचर, पटवारी, वीएलडब्ल्यू, किसी भी अपकमिंग एग्जाम या जनरली आप जेकेएसएसबी एग्जाम कॉमन सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। नंबर सामने है आपके, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है। आपको बता दें पिछले 2-3 सालों में ईमेल प्रोटोकॉल के रिलेटेड लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सिंपल पूछा गया था ईमेल प्रोटोकॉल के रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आंसर देखो आपका क्या रहना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आंसर रहेगा, ईमेल प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज को सेंड करने के लिए, POP3 ये मैसेज को रिसीव करने के लिए, IMAP भी मैसेज को रिसीव करने के लिए ही यूज़ होता है। तो ये 134 आंसर रहना चाहिए, 134 ऑप्शन सी। ये आप थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा किसी हाल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा डिटेल रखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। और यहाँ जितना मैंने रखा है इतना एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ईमेल प्रोटोकॉल, जो यूज़ होता है टू सेंड द ईमेल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। देखो मेल को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है, SMTP। और रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल है यहाँ पर, POP3 और IMAP। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, POP3 एंड IMAP सेंड रिसीव करने के लिए आपको ये कलरफुल आपको लिखा गया। अब डिफरेंस क्या है ये समझना मैन है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, यही चीज़ मैंने आपको समझने के, आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, डाउनलोड करता है मैसेज को फ्रॉम द सर्वर टू एन ईमेल प्रोग्राम। जब कोई भी ईमेल आती है ना, उसको ये डाउनलोड करता है उस कंप्यूटर में ताकि वो ऑफलाइन भी नजर आए। देन जो है डिलीट फ्रॉम द सर्वर अनलेस द सेटिंग इज चेंज, फिर वो डिलीट कर दे ऑटोमेटिकली। अगर सेटिंग चेंज करो तो फिर डिलीट सर्वर से नहीं होगा, ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जनरली ये डाउनलोड करके मैसेज मेल को डिलीट करता है, फिर वो ऑफलाइन विजिबल रहती है। दिस अलाउज यूजर टू एक्सेस देयर ईमेल्स ऑफलाइन, ये याद रखना है। ठीक है, POP3 के थ्रू आप ऑफलाइन भी ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड व्यूज अटैचमेंट क्विकली, जो भी अटैचमेंट्स होंगे अगर ऑफलाइन है डेफिनेटली आप क्विकली उसको देख सकोगे। हाउएवर एक पॉइंट याद रखना है, POP3 जो है डज नॉट सिंक्रोनाइज द मैसेज को सिंक्रोनाइज नहीं करता है अक्रॉस डिवाइसेस। सो जो ईमेल्स हैं वो ओनली बी एक्सेस्ड ऑन द सेम कंप्यूटर दे आर डाउनलोडेड। किसी और कंप्यूटर से वो मेल आप नहीं देख पाओगे, ये आपको समझना है। अगर IMAP की देखें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, डेफिनेटली रिसीविंग ईमेल का प्रोटोकॉल है, ये ईमेल रिसीव करने के लिए दोनों है। फ़र्क क्या है, IMAP जो है वो स्टोर करता है मैसेज को ऑन द सर्वर, और सर्वर पे स्टोर करता है, ये नहीं है कि डाउनलोड करेगा। स्टोर द मैसेज ऑन द सर्वर एंड सिंक्रोनाइज देम अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस पे सिंक्रोनाइज करता है। सो द यूजर कैन एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ये पॉइंट समझना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इस तरह का स्टेटमेंट वाइज। IMAP के थ्रू आप किसी भी डिवाइस पे उस मेल को देख सकते हो जहां पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। IMAP आल्सो अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स ऑन द सर्वर एंड प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ देयर इनबॉक्स। आपको थोड़ा सा और मैं फिर से समझाता हूँ, ये समझना जरूरी है, पहले कह रहा हूँ आपको, तभी मैं आपको थोड़ा टाइम यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। IMAP और POP3 में क्या फ़र्क है। IMAP दोनों रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, ये कहने की बात, दोहराने की बात नहीं है। ईमेल स्टे ऑन द सर्वर, IMAP पे सर्वर पे ही रहता है ईमेल। POP3 क्या करता है, डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर देता है। ठीक है, ऑफलाइन विजिबल रहेगा। क्लियर, ओके। मल्टीपल डिवाइसेस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो जहां इंटरनेट कनेक्शन है, सिंक्रोनाइज करता है ये चेंजेस को। सिंगल डिवाइस को नो सिंक्रोनाइजेशन POP3 में। क्लियर, नीड्स इंटरनेट फॉर फुल एक्सेस, ईमेल अवेलेबल ऑफलाइन। क्लियर, मल्टीपल डिवाइस यूजर, सिंगल डिवाइस यूजर, ये डिफरेंस आपने याद रखना IMAP और POP3 में। एक और प्रोटोकॉल है ईमेल के रिलेटेड, दैट इज MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आपको बता दें सिंपली एक्सटेंडेड वर्जन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का। SMTP का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या चीज़ होती है कि नॉन ASCII डाटा फाइल्स होते हैं उसको भी ये एक्सेस करता है, अलो करता है यूजर्स के लिए। जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो, ऐप वगैरह अगर मेल में भेजनी हो तो आप MIME का इस्तेमाल करोगे। MIME इज आल्सो सपोर्ट द टेक्स्ट इन द करैक्टर सेट अदर देन ASCII।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपने याद रखना, अगर इमेज वीडियो ऑडियो वगैरह भेजनी है ना, भेजने के लिए IME यूज़ होगा, अदरवाइज सिंपल जो टेक्स्ट मेल भेजने हैं तो आपका SMTP ही यूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। नहीं समझ आया आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट मिलेंगे, उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। एक ऑप्शन और था क्वेश्चन में, ICMP कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। ये इंटरनेट रिलेटेड है, ईमेल रिलेटेड हमारा स्पेसिफिकली नहीं है। क्लियर, ये ऑप्शन में दिया हुआ था ऊपर। ये क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज मेनली यूज फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है एंड एरर रिपोर्टिंग के लिए, जैसे कि पिंग एक किस्म के एरर है, विच इज़ चेकिंग इफ़ अ होस्ट इज़ रीचेबल। ये चीज़ चेक करना, इसको पिंग कहते हैं, पिंग। तो इस पिंग जैसे एरर को ढूंढने के लिए, इस चीज़ को नेटवर्क डायग्नोस्टिक के लिए ये यूज़ होता है ICMP। क्वेश्चन नंबर, सॉरी थोड़ा सा लेंथी हो गया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो मैं क्यों एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक बार चीज़ समझ लो यार, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, देखो नाम से दिख रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यूनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सीधा सीधा आंसर रहेगा MS ऑफिस। ऑफिस में सारे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल सारे आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर इसका 3 रहेगा, 3 ओनली। ओके, थोड़े सा नज़र लगा लेते हैं सॉफ्टवेयर पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, और वो कमांड्स दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर जनरली हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, डिवाइस ड्राइवर्स आ गए, सिस्टम यूटिलिटी आ गया, ठीक है, ये तीनों आपको समझना है इंडिविजुअल एक एक करके। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ गए, लिंकर लोडर्स आ गए, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे ओवरऑल किस में आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सब आ जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें आता है। एप्लीकेशन में आपका जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, ये स्पेशल पर्पस आते हैं। जनरल पर्पस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह, स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस, बिलिंग सिस्टम वगैरह आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट डायरेक्टली ऑपरेट द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर्स एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। इसको एज अ इंटरफेस मानते हैं हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके क्या आते हैं, अभी पिछले पेपर जो मैंने डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट। तो ये MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, एप्पल आईफोन के लिए यूज़ होता है, एंड्रॉयड OS जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड वगैरह के लिए यूज़ होता है, एक्सेट्रा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। MS DOS, यूनिक्स, ये मैं यहाँ से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको वीडियो अलग से इसकी मिली हुई है, वहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट्स में मैंने जो टर्मिनोलॉजी लिखी है उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूँ टर्मिनोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले एब्रीवेशन से ज़्यादा पूछे थे, जो फुल फॉर्म होती है, जैसे कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है, रैम रोम पहले जनरली पूछते थे, अब थोड़ा थोड़ा एडवांस हुआ जा रहा है, HTTP वगैरह इस तरह के पहले पूछते थे फुल फॉर्म, अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे शिफ्ट हुआ है। टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसे फायरवॉल के डेफिनेशन स्टेटमेंट वाइज पूछा गया, कुकीज़, हाइपरविजन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है टर्मिनोलॉजी। तो कॉलम यहाँ पर X और Y है, फायरवॉल, कुकीज़। देखो ये फायरवॉल आपका अगर आप आ जाए आपको सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो फिल्टर करता है नेटवर्क को, कोई गलत चीज़ ना इंटर हो जाए। कुकीज़ क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च चीज़ें करते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है कि फर्दर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करो तो वो चीज़ें आपको पहले शो हो। ये तो यहाँ पर फायरवॉल यहाँ पर आ गया, फिल्टर द इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा पैकेट्स टू द कंप्यूटर। कुकीज़ आपका आ गया सीधा, स्टोर द यूज़र प्रेफरेंस फॉर फ्यूचर वेबसाइट विजिट्स। बाकी बचा तीसरा, वो तीसरे का तीसरा ही रहेगा। आपको मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स जल्दी से बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुकीज़ अ पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ट्रैवल बिटवीन द ब्राउजर्स एंड द वेब सर्वर्स। ये वाला पॉइंट याद रखना कुकीज़ के रिलेटेड। स्टोर यूज़र सर्च हिस्ट्री फॉर फ्यूचर वेबसाइट विजिट्स।
जो भी चीज़ आप विजिट एक बार देख लेते हो या सर्च कर लेते हो, उस तरह की चीज़ें आपको रिकमेंड होती रहती है, चाहे यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, फेसबुक, किसी जगह पे भी, गूगल पे, किसी जगह पे भी आप देखो, ये चीज़ें आपको दिखेंगी, कुकीज़ वाला कंसेप्ट। इंक्रिप्शन क्या होता है? इन क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन। किसी भी मैसेज इन्फॉर्मेशन को इस तरह इनकोड करना इन सच अ वे जैसे कि हैकर उसको रीड ना कर सके, सिर्फ वही रीड करे जो अथराइज यूज़र है इसका, वो एक्सेस कर सके, जो जिसके पास इसकी की है, इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। फायरवॉल एंड फिर्मवेयर मैंने साथ में रखा है। अभी रिसेंटली फिर्मवेयर, पिछले पेपर में मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे फिर्मवेयर पूछा गया था, इस पेपर में फायरवॉल पूछा गया है। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, आप सोचोगे एक ही चीज़ है। इन सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो फायरवॉल आपने याद रखना है, नेटवर्क में किसी तरह की कोई एक्सटर्नल अनऑथराइज पर्सन, हैकर, इस तरह का या वायरस, इस तरह की चीज़ें ना घुसे, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। फायरवॉल दीवार, एक दीवार है, एक समझ लो एक आग की दीवार जो किसी को अंदर घुसने ना दे, ये है आपको फायरवॉल, ठीक है, किसको ना घुसने दे, जो दुश्मन है। A security system usually consisting of hardware and software that prevent unauthorized person from accessing the certain part of the program database network। इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है, आप थोड़ा सा इसको समझ लेना कि एक ऐसी आग की दीवार है जो दुश्मन को नहीं घुसने देती। फिर्मवेयर आपको पूछा जाए तो फिर्मवेयर आपको सिंपली याद रखना है, फिर्मवेयर एक ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि विच प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ डिवाइस कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर से बाकी डिवाइस किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वो जो है ये चीज़ फिर्मवेयर देखता है। सिंपल में कहूँ तो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये, किस तरह, कौन सी डिवाइस किस तरह से कम्युनिकेट करेगी हार्डवेयर से। देखो फुल फॉर्म फिर भी पूछी जाती है, ये 2025 का स्टार्टिंग का पेपर है, हेड असिस्टेंट है, ये कोई छोटा मोटा पेपर भी नहीं है, एमटीएस भी नहीं है कि आप कहोगे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर पूछेगा तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की, शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, फुल फॉर्म भी आती है, शॉर्टकट की भी आती है। शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई थी तो एच आएगा, कंट्रोल एच। जल्दी से नजर लगा लो, यहाँ पर 1 मिनट ज़्यादा मैं लूँगा नहीं क्योंकि आप सबको आता है ये, 1 मिनट लूँगा आपका। यहाँ पर कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, बी से बोर्ड, सी से काफ़ी इजी है, एच से याद रखना है फाइंड और रिप्लेस, आई से इटैलिक पता है आपको, के से याद रखना है हाइपरलिंक। न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना हो व्यू तो यहाँ पर ओके पता है आपको, ओपन पता है, पी प्रिंट, एस सेव, यू अंडरलाइन सब पता है। यहाँ पर ये याद रखना है, वी से पेस्ट, डब्ल्यू से क्लोज, एक्स से कट, वाई से रीडू, जेड से अंडू, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट का मैंने अलग कर दिया है, इजी है, जस्ट सेंटर का याद रखना है। अगर टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल ई, बाकी लेफ्ट एल आर राइट जे जस्टिफाई, सेंटर के लिए ई यूज होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कीलॉगर। कीलॉगर क्या है, इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए। देखो फिर आपके यहाँ पर आ गया आपका वायरस, एंटीवायरस, मलेशियस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। ये जैसे कहता है सबकी लॉगर्स क्या होते हैं, ये एक तरह से मलेशियस सॉफ्टवेयर है, एक तरह से जैसे वायरस होता है, इसी तरह से एक और मलेशियस सॉफ्टवेयर। जो भी आप चीज़ें टाइप कर रहे हो, जैसे क्या आपने प्रेस किया की पे, तो वो नोट करता रहेगा सॉफ्टवेयर, और तो जो हैकर को पता चल जाएगा। आपने सपोज पासवर्ड डाल रहे हो तो वो पता चले कौन सी की प्रेस किया आपने। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू मॉनिटर और रिकॉर्ड द की स्ट्रोक्स ऑन अ डिवाइस, तो ये सिंपल आंसर रहेगा ए, ओके। 2 मिनट यहाँ से आपको देने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर्स, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, डिफरेंट मालवेयर्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रनसमवेयर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ब्रीफ मैंने यहाँ पर रखा है और इजीली समझ आ जाएगा। रनसमवेयर किस तरह का मलेशियस कोड है, विच डिसेबल्स द विक्टिम्स एक्सेस टू डाटा अंटिल रैंसम इज पेड। ये ऐसा हैकिंग सिस्टम है जो आपके डाटा को इस तरह से एक्सेस कर लेगा, फिर आप जब तक आप उसको पेड नहीं करो, रैंसम यानी जो बता जो है उसको आपको उसकी मांगेगा फिरौती कि भाई इतना 1 लाख रुपए दे दो फिर आपको डाटा में एक्सेस दूंगा। तो इस तरह की जो हैकिंग को रैंसमवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है, कलेक्ट यूजर एक्टिविटी डाटा विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता ही नहीं है आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, वो सारा उसके पास जा रहा है स्पाईवेयर की, जिसने जो हैकर है। एडवेयर क्या होता है, जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फैलता है मलेशियस कोड। ट्रोजन्स, आपको कभी कहा जाए धोखाधड़ी से आपके सिस्टम में आ जाना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लगे यूज़फुल है, डिज़ायरेबल है, लेकिन वो एक्चुअली में मलेशियस कोड होगा, वो मालवेयर होगा, इसको ट्रोजन कहते हैं। फॉल्सिफाइंग याद रखना, धोखाधड़ी के साथ। डिस्क्रीज इटसेल्फ एज अ डिज़ायरेबल कोड बाय फॉल्सिफाइंग, जो है डिज़ायरेबल कोड लगता है बाय फॉल्सिफाइंग, अलग से मैंने रखा था वर्ड, बाय फॉल्सिफाइंग वर्ड आपको नजर आए तो आप समझ जाना ट्रोजन की बात चल रही है। वॉर्म्स की बात करें तो स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। वार्म एक तो ऐसा कोड है जो रेप्लिकेट करता है बहुत ही ज़्यादा फास्टली, रेप्लिकेट इटसेल्फ।
और ये नेटवर्क के थ्रू फैलता है। इस तरह का मैलिशियस कोड है ये। रूट किट की बात करें, गिव्स ए हैकर रिमोट कंट्रोल ऑन विक्टिम्स डिवाइस। और की लोगो जो अभी पूछा गया था, विच मॉनिटर्स यूजर्स की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है। इतना मैंने लिखा था, यूजर्स की स्ट्रोक को मॉनिटर करता है। क्या यहाँ से आंसर निकल सकता था? ये निकल सकता है। मॉनिटर मतलब रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स, तो ये मेरे ख्याल से सिंपली और कहीं ऑप्शन में है नहीं है, सिंपली आंसर निकल आता है। अगर बंदा समझ जाए ना छोटी सी बात को भी, तो आंसर सिंपली निकल आता है। ओके। और एक क्वेश्चन में रैंसमवेयर भी पूछा गया था इससे पिछले साल। सीपीयू मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, आपको याद ही होगा। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू इज यूज्ड टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। देखो, प्रोसेस और स्टोर डाटा कंट्रोल यूनिट नहीं करता। प्रोसेस करना एएलयू का काम है, स्टोर रजिस्टर करता है। सीपीयूज का एएलयू जो होता है ना, सीपीयू का जो एएलयू पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैन परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सब पता है, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो आंसर सीधा रहेगा ओनली 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्रैम पूछा गया। स्रैम आपको बता दें, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, इसमें एक होती है मैन मेमोरी, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो मैन मेमोरी, इसकी 2 टाइप होती हैं, रैम एंड रोम। सबको पढ़ा है, बता, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरी वीडियो इस पर बनी है। रैम एंड रोम जो होती है, रैम जो होती है ना, रैम की फर्दर टाइप होती है स्रेम एंड रेम। तो ये स्रेम वो है, पूछा गया आपको, मेमोरी यूनिट को अच्छे से पढ़ना है आपको। स्रेम जो है रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेश, यहाँ से सीधा सीधा गलत हो गया। SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। SRAM इज यूज्ड इन द प्रोसेसर एज फास्ट एज कैश मेमोरी। बिल्कुल गलत है, कैश मेमोरी बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सेकंड फास्टेस्ट रजिस्टर के बाद। तो SRAM इतनी फास्ट नहीं होती है। और इसका आंसर मेरे ख्याल से दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब नीदर वन एंड नॉट टू करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। आपको यहाँ पर बता दूँ, DRAM और SRAM 2 टाइप्स हैं किसकी, रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो जितने कंटेंट मैंने लिखा है, जो चीज़ें, यहीं से क्वेश्चन आपको निकल आता है। डायनेमिक रैम, DRAM जिसको कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेयर ईच सेल कंपोज ऑफ 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस में, यहाँ पर पूछा गया था किस में कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर डायनामिक रैम में होते हैं, ठीक है, स्टैटिक में नहीं होते। स्टैटिक में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है। DRAM में कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर सिंपल होता है। SRAM में उसके अपोजिट देखें तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर नहीं होता। यही क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। DRAM मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली। याद रखना है, डी से जो DRAM है वो रिफ्रेश करना है, SRAM को रिफ्रेश नहीं करना है कंटिन्यूसली। याद रखना है, DRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत है, SRAM को नहीं है रिफ्रेश करने की जरूरत। यही 2 मेन पॉइंट है, मैंने कलरफुल करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंटर्ड ऑन। देखो, ये डिजिटल इंडिया लॉन्च करने का मतलब क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन, रोड तो रेलवे तो नहीं सुधारने के लिए लाया था, ये लाया है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द एवरी सिटीजन के लिए। तो आंसर इसका सीधा ओनली 2 रहेगा। आपको मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ करंट रिलेटेड, जो डिजी लॉकर, अमंग जैसी ऐप्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। याद रखना है, इट इज़ क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम होता है। इसकी जो स्टोरेज होती है विच इज़ क्लाउड बेस्ड, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टोर एंड एक्सेस। डिजी लॉकर में आप एक्सेस कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को। अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप डिजी लॉकर में एक्सेस कर सकते हो, अपना RC आ गया, आपका लाइसेंस आ गया, इस तरह की चीज़ें, सर्टिफिकेट जो भी है वो आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो डिजिटली, और इंडिया में मानी भी जाती हैं। ठीक है, डिजिटली लाइक आधार कार्ड, पेन ड्राइव, अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो RC हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो डिजी लॉकर ऐप के ऊपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस एनी टाइम, किसी वक्त भी आप उसको देख सकते हो वहाँ पर, एनी वेयर, कहीं पर भी, थ्रू डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट। लिंक विद आधार, ये जो डिजी लॉकर होता है ये आपका आधार बेस्ड होता है, आधार के साथ लिंक होता है। उमंग भी कुछ इसी तरह की एक एप्लीकेशन है, इसको हम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म है उमंग की। उमंग इज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। आपको एक जगह पे एक्सेस करनी हो तो उमंग में आप जाओगे। ठीक है, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ये आप सिंपली समझ लें, ये उमंग है। ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल सर्विसेज ऑन वन ऐप का मतलब है प्रोवाइड एक्सेस टू द सर्विसेज लाइक EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पैन, पासपोर्ट सेवा, ई-श्रम, मोर, जितनी भी सेवा डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो एक जगह पे आपको मिलेंगे उमंग पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आधार सर्विसेज। आधार इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मैनेज्ड बाय द, ये कहाँ कौन मैनेज करता है इसको? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसको, सर्विंग एज अ यूनिवर्सल ID फॉर द
इंडियन रेसिडेंट। ई श्रम क्या है? ई श्रम इज़ अ नेशनल पोर्टल डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू रजिस्टर, किसको रजिस्टर करने के लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए ई श्रम बनाया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। और ई श्रम में 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, UAN। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रिंटर कैन बी यूज टू प्रिंट ऑन टेक्सटाइल? देखो टेक्सटाइल कपड़ा हो गया आपका, कोई ऐसे कपड़े के ऊपर प्रिंट करने के लिए कौन सा? देखो आपका लेज़र प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे जो प्रिंटर्स होते हैं ये कागज़ पे प्रिंट करते हैं, कागज़ पे। ये जैसे प्लॉटर है तो प्लॉटर चार्ट वगैरह बना सकता है, ठीक है, बैनर्स वगैरह बना सकता है। कपड़े पे लेकिन नहीं, कपड़े पे प्रिंट करने के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। अगर आप कहोगे ये हमने पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ा ना, ऊपर 3 एलिमिनेशन तो कर सकते हैं ना, ये 3 तो है ही नहीं, कागज़ वाले हैं, तो आंसर 4 आपका सीधा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस। इंडिया ने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको हम कह सकते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स की ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, और इसका नाम, एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट कंज्यूमर ऐप। स्मार्ट कंज्यूमर ऐप तो आपने सुन लिया कि स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अलावा कुछ और ऐप पे भी आप नज़र लगा लो। ई मित्रा ऐप जो ऑप्शन में दिखी आपको, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विच प्रोवाइड द ई सर्विसेज टू सिटीजन, नॉट स्पेशली फोकस्ड ऑन कंज्यूमर। ये कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, लेकिन ये ई सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड करनी, वो भी राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च की। ई क्रांति ऐप इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। ई क्रांति एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड है। ई सेवा ऐप रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया ऑफरिंग द मल्टीपल सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए। आपको ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर में खास करके जेके समाधान, आपको पता है रिसेंटली ही पिछले साल इसी साल लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, विच इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। अब जम्मू कश्मीर यूटी में अगर आप कंप्लेन, पहले जैसे एक LG ग्रीवेंस सेल होता था, इसलिए इसके बाद अब जो है वो उसको चेंज करके जेके समाधान किया गया। अगर आप कोई भी कंप्लेन करना चाह रहे हो तो आप जेके समाधान पोर्टल वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप ग्रीवेंस का हल आप ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बीम की बात करें, डिजिटल पेमेंट बनाने के लिए बीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत इंटरफेस फॉर मनी UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है ये बीम। एम परिवहन, आप सबको पता है डिजिटल सर्विस जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड है। एम परिवहन याद रखना है, ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 कहा गया एन इम्यूलेटर कैन बी यूज टू टेस्ट एंड डीबग अनदर प्रोग्राम और डिवाइस। इम्यूलेटर जो है वो टेस्ट और डिबग करने के लिए किसी प्रोग्राम और डिवाइस को यूज़ होता है। एन इम्यूलेटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू इमिटेट अनदर प्रोग्राम डिवाइस। ये मिक्सचर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मिक्सचर है और ये टेस्ट और डिबग करने के लिए किसी अनदर प्रोग्राम को यूज़ होता है। ये स्टेटमेंट दोनों सही लग रही है, आंसर इसका बोथ 1 और 2 आर करेक्ट रहेगा। इस पेपर में हेड असिस्टेंट पेपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन, ओनली 12 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, जिसमें एक आध क्वेश्चन अब 11 इम्यूलेटर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, बाकी 11 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। देखो इंटरनेट की डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कौन सी इवेंट को माना जाएगा इनमें से? द लॉन्च ऑफ मोज़ेक इन 1999। मोज़ेक वेब ब्राउज़र था, फर्स्ट वेब ब्राउज़र, सबसे पहला वेब ब्राउज़र के लॉन्च हुई 1999, और भी 1999 में नहीं हुई, 1993 में हुई थी, ये गलत है ऑप्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम 1983 में। डोमेन नेम सिस्टम जब आ गया, पहले जो अब यूज़ होता था जिस तरह का सिस्टम, वो डोमेन नेम नाम के थ्रू जो है आप जैसे www. जो भी आप डोमेन नाम लिखते हो .com, तो वो जो है इंटरनेट में हम कहेंगे सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई थी 1983 में। लॉन्च ऑफ गूगल 1998। गूगल तो जस्ट सर्च के लिए है, कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मूरीज लॉ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम ही रहेगा जो इंट्रोड्यूस हुआ 1983 में, एंड इट मेड द इंटरनेट ईजियर टू यूज़ बाय अलोइंग द पीपल टू यूज़ नेम जैसे लाइक www.google.com इंस्टीड ऑफ, पहले IP एड्रेस होते थे, बड़ा टफ था। IP एड्रेस आपको पता है 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो 0 256 के बीच में होते हैं, 142 250 190 डॉट बीच में रहेगा, ठीक है। दिस वाज अ मेजर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। अदर की बात करें, मोज़ेक जो कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा 1999 गलत है, एयर गलत दिया है। मोज़ेक जो फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो कि 1993 में लॉन्च हुआ था, 99 में नहीं। गूगल 1998 में आया। गूगल लॉन्च वाज इंपॉर्टेंट बट इट डिडंट डेवलप द
इंटरनेट इटसेल्फ, ये जस्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मूरे लॉ कंप्यूटर चिप की जो परफॉर्मेंस है इसको डबलिंग करने के लिए ओवर द टाइम लाया गया था, ये इंटरनेट डेवलपमेंट के रिलेटेड नहीं है। आपको बता दें, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज चाहते हो, बिल्कुल अच्छे अंदाज में तैयारी करना चाह रहे किसी भी एग्जाम की, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। हम वीडियो पे कुछ डेमो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं फ्री ऑफ कास्ट, आप विजिट करके देख सकते हैं। ये तो अभी क्विक रिवीजन सेशन हमारे चल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर, इससे पहले भी हमने कुछ डेमो लेक्चर है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको नजर आ जाएंगे। अगर कंप्लीट आपको वीडियोस देखनी है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स पढ़ने हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में तैयार करवाया जाएगा, टाइम टेबल के हिसाब से तैयार करवाया जाएगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। ये नहीं है कि आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको 7 बजे वीडियो देखनी है फिर 8 बजे नहीं, वो 7 ही बजे देखनी है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको टाइम सही लगता है उस वक्त देखो, और जो बोरिंग टाइम होता है उस वक्त वीडियो देखनी होती है। जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, अच्छा टाइम है, जब आपको लग रहा है चीज़ें याद रहने वाली हैं, उस वक्त आपको नोट्स पढ़ने होते हैं। ये एक तरीका होता है पढ़ने का। बोरिंग टाइम जो है उसमें या वीडियो देख लो या मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, वो चल जाता है वो, क्योंकि वो थोड़ा इंटरटेनिंग लगता है। थोड़ा याद करना चीज़ों को वो टफ होता है, वो प्रोडक्टिव टाइम में किया करो। जब आपको लगे यार आप मेरा दिमाग फ्रेश है, तो उस वक्त नोट्स खोल के बैठ जाओ, ठीक है। ये नहीं है कि वीडियो देखते रहो, ठीक है। आपका 70% आपका नोट्स या बुक्स पे ही काम चलना चाहिए, 30% वीडियोज़ और एमसीक्यूज पे रहेगा, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं।